Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जो आपके जो पेपर होने वाला है सीटेट का, उसमें पेपर 1 में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। और वो जो ईवीएस का पोर्शन है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बेसिक होता है। अगर आप मेरे सारे क्लासेस को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा गेन कर पाएंगे नंबर को, ठीक है। तो इसीलिए आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरे वीडियोस को देखिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी का कार्बन चक्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो ऐड करती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या होता है, उससे तो नहीं ऐड होता है, इसलिए वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्शन बी श्वसन। हाँ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रियाएं, ये भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती है। और जो जैव पदार्थों का अपक्षय होता है ये भी क्या करती है, ऐड करती है। तो इस तरह से 2, 3, 4 ऑप्शन जो हमारा है सी वो राइट हो जाएगा, ठीक। मीन्स श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं ये क्या करती हैं, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसके क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो वही चीज़ है, प्रकाश संश्लेषण ही ऐसा है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। बाकी श्वसन, जैविक पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया ये क्या करती हैं, ये जो पृथ्वी का जो कार्बन चक्र होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को इंक्रीज करती हैं। बट केवल एक प्रकाश संश्लेषण ही ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को इंक्रीज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है। ऑप्शन है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में। तो जो सौर विकिरण होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किस में होता है, जल चक्र में होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस तो आपने पढ़ा ही है कि जल प्रोसेस करते करते बादल बनता है, फिर वापस बादल जो होता है वो बारिश करके जल बना देता है, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंस रोल है वो सौर विकिरण का है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण हो जाता है, मीन्स बर्फ जो होता है वो द्रव में बदल जाता है। और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल, ओके। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कौन कौन सी गैस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह से जलवाष्प और कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं, ओके। जल वाष्प, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है वायु एक है। तो आपको बताना है कि वायु क्या होता है। वायु ऑप्शन है यौगिक है, तत्व है,
मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है। तो वायु तो यौगिक होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। वायु तत्व भी नहीं है, वायु क्या है, मिश्रण है, वो भी किसका, विभिन्न प्रकार के गैसेस का। तो इस तरह से जो वायु है वो मिश्रण है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या फिर कोई यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। इसमें जो मिश्रण होता है उसमें जो तत्व या फिर यौगिक मिले होते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो यौगिक होते हैं उनमें वो जिन भी तत्व या यौगिक से मिलकर बने होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। इसीलिए जो जल होता है वो एक यौगिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होता है। लेकिन जो वायु है वो एक मिश्रण है, क्योंकि वायु अलग अलग प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है, और जो अलग अलग गैसें होती हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है इन्वायरमेंट में, और जो ऑक्सीजन है वो 21% पाया जाता है। इसी तरह से इनका जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो नाइट्रोजन उसकी कितनी मात्रा होती है, 78%। ओके, बाकी 21 किसका होता है, ये होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, और 15 27 कुछ भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, इस तरह के कई गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन शुद्ध वायु के अनुसार सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, जो कि कितना होता है, 78%। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबल गैस में कौन सी गैस ऐसी है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, रेडान और नियान। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका रेडान है वही एक ऐसा है नोबल गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। रेडान जो होता है वो कैसा तत्व होता है, वो एक रेडियो एक्टिव गैस है। क्या है, रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए वो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। बाकी जो हीलियम है, आर्गन, नियान, ये सारी गैसेस हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि जो वातावरण है उसमें किसका सर्वाधिक परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन का। ओके, अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है। ऑप्शन वही सेम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है गैस का वो होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि कितना होता है, 78%। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ जैसे पेड़ पौधे हैं समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है कि जो अगर पृथ्वी पर वनस्पतियाँ कम हो जाएंगी या फिर समाप्त हो जाएंगी तो जो ऑक्सीजन गैस है उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वनस्पतियाँ होती हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वही तो ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, वनस्पतियाँ जो पेड़ पौधे होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी गैस, जो ऑक्सीजन होती है उसको प्रोड्यूस करती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या करती हैं, इनहेल कर लेती हैं, मीन्स अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक, इनहेल कर लेती हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं जैसे कि हम और आप हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और किसको हम लोग अंदर लेते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। पेड़ पौधे प्राणवायु
ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर क्या होगा, जीवन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है वो कम हो जाएगा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हमारे लाइफ पर क्या होगा, हार्म इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधों या फिर वनस्पतियों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ये तो पेड़ पौधे करते हैं। शोर का अवशोषण, अच्छा। वायु का प्रदूषण, अगला क्या है, शोर का भी अवशोषण करते हैं। आई थिंक वायु प्रदूषण तो पेड़ पौधे नहीं करते हैं। फिर भी हम अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं, लेकिन जो वायु प्रदूषण होता है वही पेड़ पौधे नहीं करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम शॉर्ट में नीरी बोलते हैं, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। तो जो नीरी है उसको आपका ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और नई दिल्ली। तो जो नीरी है, नीरी का स्थापना कहाँ पे हुआ है, नागपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, ये भूलिएगा मत, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। स्थापना वाला एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो नीरी की स्थापना कहाँ पर हुई है, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था। ऑप्शन है जी टेलर ने, ई हॉटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ड ने या फिर टॉन्सले ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो इकोसिस्टम था या फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी स्थापना, उसका जो प्रस्तावना है वो किसने दिया है। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, टॉन्सले ने। ओके, देखिए पर डिटेल्स दिया है कि 1935 में ए.जी. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की है। ए.जी. टॉन्सले ने क्या बोला कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है भौतिक तंत्र का एक प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटक से होती है। तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मिल गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की रचना कैसे होती है, जैविक और अजैविक घटक से। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। फर्स्ट है कि यह जैविक और अजैविक दोनों संघटक से युक्त होता है, ये बात तो सही है। अगला है, इसमें अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि यह एक बंद तंत्र है, तो बिल्कुल नहीं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह खुला तंत्र होता है। तो जो ऑप्शन सी है वही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन डी क्या है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही बात है। ओके, यहाँ पे देखिए डिटेल्स में कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। इसीलिए बंद तंत्र में इनपुट आउटपुट का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें इनपुट आउटपुट का सिस्टम होता है। इसीलिए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कैसा है, खुला तंत्र है। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है सबसे जो बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन डी जो है जैवमंडल, वही कैसा है, सबसे वृहद है, सबसे बड़ा है। ओके, यहाँ डिटेल्स देखते हैं कि जो जैवमंडल है वो मिट्टी, शैल, जल और वायु की क्या है, पतली परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ आवरण मंडल के रूप में क्या फैला हुआ है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसके साथ जीवित जीव भी होते हैं या फिर मंडल, ये सब क्या करते हैं, जीवों का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, ओवरऑल
जो जैविक एवं अजैविक घटक से मिलकर बना होता है वही क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा कौन सा होता है, वो होता है आपका जैव मंडल। ओके, ये है अगला टॉपिक, इसे हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।